हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ चुका है और इस विज्ञापन के आने के बाद ही तमाम सैकड़ों हजारों लाखों विद्यार्थियों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्यों न हो, क्योंकि महीनों से इस विज्ञापन का वे इंतज़ार कर रहे थे और बढ़ती हुई प्रतियोगिता और बेरोजगारी के दौर में हर कोई चाहता है कि कोई भी उनके मन चाहे विज्ञापन आए तो उसमें वे अपने एक सीट को सुरक्षित कर लें। तो यह विज्ञापन उन विद्यार्थियों के लिए सामान्य विज्ञापन के रूप में नहीं है, बल्कि उनके जीवन के लिए ये संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। इससे पहले भी यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ चुका है। उसमें हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी सफलता हासिल किए होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी असफल हो गए होंगे 1 नंबर से 2 नंबर से। तो वे इस विज्ञापन के आने तक शायद यही सोच रहे होंगे कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। वे आत्ममंथन करते रहे होंगे कि कहाँ पर हमने कमी कर दी थी, क्यों हमारा चयन आखिरी चयनित सूची में नहीं हो पाया। तो इसके बाद वे इस विज्ञापन के इंतज़ार में यही कहते रहे होंगे कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो लगातार इन हिंदी साहित्य की पंक्तियों से वो अपने को एक तरीके से समझाते रहे होंगे, मन को मजबूत करते रहे होंगे कि इस बार विज्ञापन आएगा तो हम आखिरी चयनित लिस्ट में ज़रूर शामिल रहेंगे। और जब ये मन बना लिए होंगे तो निश्चित तौर पर यही कहना होगा कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तो ख़ास तौर से मेरी भी कोशिश रहती है कि इस चैनल से जितने भी मेहनती विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वे इस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम उनका अच्छे से गाइडेंस करें, मार्गदर्शन दें और मेंटर की भूमिका निभाएं। और आखिर में दोनों मिलकर यही चीज़ कहें कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी महाशून्य, वह महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय जो शब्दहीन सब में गाता है। तो इस तरीके से कोशिश है कि इस बार जो विज्ञापन आया है, जिसको कि मैं संजीवनी बूटी के तौर पर देख रहा हूँ, उसमें हम कमर कस के मेहनत करें। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पहले विज्ञापन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएं तो किसी भी तरीके की गलती न करें। उन महत्वपूर्ण अनुदेशों को देखेंगे, फिर हम रिक्त पदों को देखेंगे कितना है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो चयन प्रक्रिया है किस तरीके की है, परीक्षा का प्रारूप क्या है, इंटरव्यू कितने नंबर्स का है और उस पर क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है। और आखिर में सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि हिंदी के साथ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर विद्यार्थियों में एक द्वंद्व रहता है और एक शंका रहती है, और या फिर बोलें कि क्लियरिटी नहीं रहती है, उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सीधे हम बात करते हैं लेक्चर पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आप लोगों ने इसे तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी हासिल कर लिया होगा। लेकिन इस चैनल से बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको उम्मीदें हैं कि यहाँ से कुछ ऐसी उनको शिक्षा मिलेगी, ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे, ऐसे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जिनसे कि उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इस परीक्षा में वे सफलता हासिल करेंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि विज्ञापन में जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर एक नज़र दौड़ा ली जाए और ये भी एक संकेत दे दिया जाए कि इस परीक्षा को लेकर भी हम गंभीर हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे मैटर्स, लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट आप सभी को उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो चलते हैं, हम बात कर लेते हैं कि विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता के जो भी फॉर्म निकले हैं
वो 9 जून 2022 से भरे जाएंगे और आखिरी जो डेट है भरे जाने की वो है 9 जुलाई 2022। तो ये दो महत्वपूर्ण तिथियों को आप ध्यान में रखिए कि 9 तारीख से भरी जाएगी यानी 9 जून से, और 9 जुलाई तक भरी जाएगी। कुल एक माह का समय दिया गया। तो ये तो हो गई ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है और प्रारंभिक तिथि है उस पर बात होगी। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को जानना काफी जरूरी है। लिखा गया कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upssb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो ध्यान में रखिए कि केवल ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। और लिखा गया कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपके दिमाग में पहली बात लिखना है कि ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरीके का अगर अन्य माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो नहीं होगा, और वैसे भी नहीं होगा, ऑनलाइन ही आपको भरना है, ठीक है। और लिखा गया कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित करने की आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आप पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो जो आखिरी डेट है यानी कि 9 जुलाई तक आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं कि आप बीएड में अपियरिंग में है तो इस फॉर्म को भर दिए, या फिर एमए अपियरिंग में है तो इस फॉर्म को भर दिए। इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि 9 जुलाई तक का आपका पूरा जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसके अगर बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, वो रद्द कर दिया जाएगा फॉर्म। आगे लिखा गया कि प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो आप केवल एक फॉर्म भर सकते हैं अगर एक विषय में भरना चाहते हैं। तो अगर आप कई विषयों में योग्यता हासिल किए हुए हैं, अपने डिग्रीज लिए हुए हैं, तो आप चाहें तो एक से अधिक विषय में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो बाद में निर्भर करेगा कि आपको दोनों की तिथि कहीं क्लैश न कर जाए, टकराए ना, जिससे कि आपको दिक्कत हो, किसी एक को चुनना पड़े। लेकिन अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप एक से अधिक विषय में अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर लिख दिया गया कि जो भी विज्ञापित पदों की संख्या है घट और बढ़ सकती है। ये अमूमन सभी विज्ञापनों में ये एक पॉइंट जोड़ दिया जाता है अपने सेफ्टी के लिए। हम अभी आगे बात करेंगे कि कितने पद हैं, आप इसकी जानकारी कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेंगे उस पर। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, जैसे कि हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में, और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में। तो आप देख रहे हैं कि 4 भाषाओं की चर्चा यहाँ पर की गई, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। इन सभी के प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। कई बच्चे कमेंट्स कर पूछते हैं कि कहीं हिंदी का पेपर अंग्रेजी में तो नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर हिंदी में अप्लाई किए तो हिंदी में होगा, संस्कृत विषय में अप्लाई किए तो वो संस्कृत में होगा। पहले संस्कृत विषय में क्या होता था कि हिंदी में ही पेपर आता था और उसको समझकर आप हल कर लिया करते थे, लेकिन अब संस्कृत का संस्कृत में होगा, उर्दू का पेपर उर्दू में और अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में। तो ये चीज एकदम से क्लियर कर लेना है। अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि जो निगेटिव मार्किंग को लेकर आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, और अगर उसमें आप तुक्का भी लगाए हैं, अगर सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई भी आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं के बराबर ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं। आगे रिजर्वेशन इत्यादि के बारे में बातचीत की गई है, तो वो आप अलग अलग जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 27%, एससी एसटी को 15-7%, इस तरीके का जो भी प्रावधान किया गया है 7-7.5%, ठीक है। तो वो आप उससे परिचित हैं। बाकी परीक्षा फॉर्म यानी कि जो आवेदन पत्र है उसको बहुत ही सावधानी से भरना है, जिसमें कि 10वीं में जो आपका नेम है उसकी जो स्पेलिंग है, माता पिता का जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ जो है, सब 10वीं परीक्षा से मिलता जुलता होना चाहिए, वही मान्य भी होता है। तो आराम से भरना है, क्योंकि अगर फॉर्म आप अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आप तैयारी में कंसंट्रेट होके पढ़ाई करेंगे।
अगर फॉर्म में कहीं गड़बड़ी हो गई, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो गई, नाम में गड़बड़ी हो गई, माता पिता के नाम में गड़बड़ी हो गई, तो फिर आप हमेशा दुविधा में रहेंगे कि कहीं मेरा फॉर्म रद्द न हो जाए, कैंसिल न हो। तो इसलिए फॉर्म को अप्लाई करते समय आराम से भरिए। आगे बात कर लेते हैं कि फीस कितनी है। फीस अलग अलग यहाँ पर दी गई है। आवेदन शुल्क इसमें सामान्य के लिए 750 रुपये, EWS के लिए 650 रुपये, OBC के लिए 750 रुपये और SC के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 250 रुपये निर्धारित किए गए। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, विकलांग हैं, तो उनके लिए भी अलग तरीके का कुछ प्रावधान है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर खुद जब बैंक के लिए आप अप्लाई करेंगे कि हम फीस जमा करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आयु सीमा। यहाँ पर आयु सीमा निर्धारित की गई है कि 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम न 21 वर्ष से आपकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। आजकल स्थिति ऐसी हो गई है कि कई बच्चे जो हैं वो 20 साल में ही MA कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी एज को कम करा देते हैं, तो उसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि फॉर्म ना अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पर कम से कम जो उम्र है वो 21 ईयर होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि आपकी एज है कि नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम एज नहीं दी है, कम न्यूनतम एज यहाँ पर दी गई है 21 वर्ष। ठीक है, शैक्षिक योग्यता के बारे में बात यहाँ पर अभी मैं आगे करूंगा। यहाँ पर लिखा अध्यापक के किसी पद में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में निर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो UPSESSB आयोग है उसका अपना कुछ संविधान है, उसके अनुसार इसने निर्णय लिया है कि क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसपे कि अब अभी मैं आगे बात कर लूंगा क्या योग्यता है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया को कई पॉइंट्स में बांटा गया है, खासतौर से PGT को। लिखित परीक्षा होगी, 85% इसके अंक जोड़े जाएंगे। ये यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लिखित परीक्षा का जो वेटेज है वो 85% है। फिर इसके बाद इसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा है पहला पॉइंट, दूसरा है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है, तीसरा है विशेष योग्यता है, जैसे कि PhD किसी ने किया है, B.Ed किया है, तो उसके लिए अलग अंकों का प्रावधान है। ठीक है, तो इस पे हम आगे देखेंगे, अभी आप लोग देखते रहिए कि और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। जैसा कि मैंने बताया कि लिखित परीक्षा में 85% अंकों का वेटेज दिया गया है, साक्षात्कार में 10% अंकों का वेटेज है और इसमें बांटा गया। इंटरव्यू को देखिए भी 3 पॉइंट्स में बांटा गया। काफी माइनर दृष्टिकोण से हमने इसका अध्ययन किया है और ये सारी जानकारी आपको रहेगी, तो उसी हिसाब से आप मेहनत करें। लिखित परीक्षा में तो फुल मेहनत करना ही है कि जितना मैक्सिमम नंबर रहेगा उतना ही आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या ध्यान में रखना है, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक निर्धारित किए गए। मतलब GS की थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आपके आसपास कौन सी चीजें घट रही हैं, कौन से सरकारी कामकाज हो रहे हैं, शिक्षा के जगत में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर व्यक्तित्व परीक्षा, वैसे लगता है कि इंटरव्यू में व्यक्तित्व परीक्षण ही मेन होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान को पहले रखा गया, 4% इसका वेटेज दिया गया है और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% आपका मूल्यांकन किया जाएगा, वो उसका 3% है। अब व्यक्तित्व परीक्षण में क्या कि आपके उठने बैठने का ढंग क्या है, आपका जो ड्रेसअप सेंस है वो कैसा है। ठीक है, तो सामान्य रूप से यही सब देखा जाता है और आधे घंटे में किसी के बारे में बहुत ज्यादा कोई एक्सपर्ट्स भी नहीं जान पाएगा कि कौन किस तरीके का है। तो खैर, जो आपको वहां पर प्रस्तुति देना उसके हिसाब से सामान्य रूप से ही जाना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है अभिव्यक्ति की योग्यता, जो 3% है। हालांकि वर्तमान समय में हम ज्यादातर रटने याद करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, फैक्ट्स को अपने दिमाग में रख रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इंटरव्यू इत्यादि में अभिव्यक्ति योग्यता यानी प्रस्तुत करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कुछ इंटरव्यू अंकों को निर्धारित कर देती है कि आपको कितना नंबर मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि रिटेन में कम नंबर लाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनका अक्सर अच्छा नंबर रहता है। तो अपने अभिव्यक्ति क्षमता पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो
तो तैयारी के साथ ही इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ध्यान में रखना है, जिससे कि आप अलर्ट रहें कि मेरा क्या कमजोर है, क्या मजबूत है। ठीक है, लिखित परीक्षा में तो लगभग सभी बच्चे एक ही समान होते हैं, माइनर डिफरेंस कहीं कहीं यहाँ पर होता है। जो विज्ञापन में लिखा है वो और व्यवहारिक जीवन में अलग भी हो सकता है। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें होती होंगी कि फ्रेश होता है कि क्या चलता है, ये भी कई लोग इस तरीके से बातें करते हुए आपको मिल जाएंगे। खासतौर से इलाहाबाद में इस तरीके का बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं दुकानों पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये दिया गया है कि निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक निर्धारित किए गए। जिस विशेष योग्यता के बारे में हमने बातचीत किया कि विशेष योग्यता क्या है, उसके 5% अंकों को यहाँ पर निर्धारित किया गया। अगर डॉक्टरेट उपाधि रखे हैं तो 2% अंक मिलेगा, यानी कि जिनकी पीएचडी है उनको 2% अंक ज्यादा मिलेंगे। अगर कोई एमएड किया है तो उसको भी 2% अंक ज्यादा मिलेंगे। यही यहाँ पर फर्क आपको दिख रहा है। अगर कोई बीएड किया है तो उसको 1% अंक ज्यादा मिलेगा, वेटेज इसका मिलेगा। अगर कोई राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लिया, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो उसको भी 1% अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो सामान्य विद्यार्थियों से। ठीक है, लेकिन लिखित परीक्षा 85 जो है वो आप देख रहे हैं कि बहुत कवर कर रहा है। बाकी जो ये 15% है सब इधर उधर बटे हुए हैं। ठीक है, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर कोई पीएचडी नहीं किया है, एमएड बीएड नहीं किया है और खेल में भी राज्य स्तर पर नहीं परफॉर्मेंस दे पाया, तो उससे बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है कि हम पीछे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लिखित परीक्षा के दम पर ही प्रवक्ता बन जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो आपकी परीक्षा होगी उसके अंकों का जो विभाजन किया गया वो क्या है, चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी। लिखित परीक्षा होगी 425 अंकों का। ठीक है, यहां पर दिया गया कि लिखित परीक्षा 425 अंकों की होगी और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो होगा वो 50 अंक का होगा। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के तहत विशेष योग्यता अधिभार उपाधि एमएड बीएड किसी राष्ट्रीय स्तर जिसकी चर्चा मैं कर रहा था वो 25 अंक के होंगे। तो कुल मिलाजुलाकर 425 प्लस 50 475 और 25 कुल मिलाकर 500 अंक यहाँ पर बनाए गए हैं कि 500 अंकों की परीक्षा पूरी पीजीटी की होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा सबसे ज्यादा नंबर की 425, इंटरव्यू 50 अंकों का और 25 नंबर का ये जो अलग अलग विशेष योग्यता रख रहे हैं उनका है। ठीक है, तो इस तरीके की विशेष योग्यता रखने वालों में बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, 1-2% लोग ही होते हैं। बाकी तो कोई यूपी हायर एजुकेशन में चला गया, कोई कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, कई लोग प्रवक्ता में उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल बेरोजगारी के दौर में जहां भी सफलता मिले उसमें वो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं भी टीएसएसबी पीजीटी का टीचर हुआ था, इसके बाद केवल चयन तक ही हुआ, सौभाग्य भी नहीं मिला कि मैं उसमें जाकर ज्वाइन करूं। इसके पहले ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप फुल कंसंट्रेट केवल पीजीटी की योग्यता रखते हैं तो एकदम से लग जाइए। कोई इस तरीके से विशेष योग्यता या फिर खिलाड़ी के रूप में कोई है तो उससे घबराना नहीं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। आगे बात है कि लिखित परीक्षा की जो चर्चा की गई है, कुल जो प्रश्न होंगे 125 प्रश्न होंगे। पिछले पैटर्न के आधार पर ही सन 2011 में जब मैंने पेपर दिया, 2013 में दिया था, तो उस समय भी 125 प्रश्न थे। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा वो 3.4 नंबर का। तो ये बहुत ही मायने यहाँ पर रख रहा है कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो 3.4 अंक मिलेंगे और गलत हो जाता है तो 3.4 अंक नहीं मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो कंपटीशन है वो हर विद्यार्थी के बीच में 3.4 नंबर के गैपिंग को लेकर हमेशा बना है। इस चीज को ध्यान में रखना है। कई परीक्षाओं में 1 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, जैसे कि यूजीसी नेट का है, उसमें 2 नंबर का अंतर रहता है, लेकिन इसमें सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि 3.4 नंबर का अंतर हो रहा है। 125 क्वेश्चन है 425 अंकों के। ठीक है, इसके बाद समय की बात करें तो लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में 125 क्वेश्चन हल करने, यानी 120 मिनट में आपको 125 सवाल हल करने, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आमतौर पर बहुत कम ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो 1 मिनट से ज्यादा उस पर लिया जाता है। हिंदी विषय में खासतौर से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको कि आप
1 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें दिमाग लगाना होता है, जैसे कि अलंकार हो गया, छंद हो गया, रस हो गया, ठीक है, या फिर कोई कथन आ गया है, उसको लेकर आप डाउट में हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। बाकी बहुत इजीली लोग कई बार तो 75-80 मिनट में ही करके कई नींद भी ले लेते हैं वहाँ, ठीक है। मैंने देखा है परीक्षाओं में कि सोना भी शुरू कर देते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं। प्रश्न का जो स्वरूप है वो क्या रहेगा, एमसीक्यू आधारित रहेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। जो पुराने छात्र होंगे, 2-3 बार इस एग्जाम में बैठ चुके होंगे, वो भली भांति जानते होंगे क्या है। खासतौर से नए बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा और उसमें से एक चुनना है। और ध्यान में रखिए कि काली स्याही की बाल पेन से काला करना। कई परीक्षाओं में काला और नीला दोनों लेकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि काला पेन ही यूज करना है, काली पेन यूज करना है, काली स्याही। तो इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद लिखा गया कि साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब आपको लिखित परीक्षा में शामिल होंगे तो वही से मेरिट बनेगी। जो मैंने विशेष योग्यता बताया ये सब बाद में ऐड होगा, जब वो इंटरव्यू में जाएंगे तब ऐड होगा। उसके पहले केवल लिखित परीक्षा ही इसका मापदंड होगी कि आप एक इंटरव्यू देंगे या नहीं देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो भी न्यू कमर है, नए बच्चे हैं, और जो लोग 1-2 बार इस एग्जाम में बैठ चुके हैं और दोबारा कमर कस के तैयारी करके और इस एग्जाम में सफलता हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छी बात है, ठीक है। अगर चयन हेतु पैनल की बात करें तो अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के तहत वो क्या करेगा, मेरिट क्रम के अनुसार तैयार करेगा। कुल मिला कर ये तो हमारे हाथ में क्या है, लिखित परीक्षा है और साक्षात्कार। अगर ये दोनों बढ़िया रहेगा तो बाकी ये जो चयन करने वाली समिति है, कमेटी है, वो अपना काम करेगी और आप अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किए रहेंगे तो रहेंगे ही। बाकी संस्थाओं का आवंटन कर दिया जाएगा कि किस कॉलेज में आप भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो सीट दी गई है, ठीक है, सीटें अलग अलग विषयों में दी गई हैं और इसके भी 2 वर्ग बनाए गए हैं, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। कई बार आपके मन में सवाल आ जाता होगा, क्या बालक बालिका में फॉर्म भर सकता है या फिर बालिका बालक में भर सकता है। तो बालक वर्ग का, अगर बालक है तो वो बालिका में तो फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन बालिका जो है वो बालक वर्ग दोनों में फॉर्म भर सकती है, ठीक है। कई बार टिक कर दिया जाता है क्योंकि इसमें ऐसा है कि जो मेल कैंडिडेट होंगे वो फीमेल कॉलेजों में नहीं पढ़ा सकते, ऐसा एक नियम मैं इसमें देख रहा था, लिखा हुआ था। अगर हम बात करें हिंदी विषय का तो पीजीटी में कुल कितनी सीटें हैं उसको देख लेते हैं। कुल यहाँ पर 81 सीटों की चर्चा की गई है, जिसमें 53 सीटें जनरल में है, 20 सीटें ओबीसी में है, 8 सीटें हम देख लेते हैं ये हैं 8 सीटें एससी में, ठीक है। एसटी में कोई सीट यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है। एक बार दोबारा रिवीजन कर देते हैं कि हिंदी में टोटल 81 सीट्स हैं, जो कि आप विज्ञापन में देख भी लिए होंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, हर जगह ये विज्ञापन फैला हुआ है। लेकिन मेरी जो वीडियो बनाने की कोशिश ये है कि आप उन मोटी मोटी चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें, जिससे कि तैयारी के दौरान आपको याद रखना है। अगर आप केवल पढ़ाई करते रहेंगे, किताबों को रटते रहेंगे, तो फिर बहुत आनंद आने वाला नहीं है। आप इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखें कि हमें कितना मेहनत करना है, ठीक है। तो 81 सीट्स हैं, 53 जनरल में, 20 ओबीसी में और 8 एससी में, तो टोटल क्या हो गए 81। इसके बाद अन्य विषयों में भी सीट्स हैं जिनसे कि हमारा बहुत ताल्लुक नहीं है, वो सारे बच्चे अपना अपना देख लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर लूँ इसकी, यहाँ पर जो अर्हता दी गई है ये काफ़ी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। कई बच्चे इसको लेके परेशान भी रहते हैं कि अर्हता तो दी गई है, वो उसमें हिंदी के साथ कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो उसको हम देख लेते हैं। हिंदी विषय की जो अर्हता दी गई है, देखिए, एक दिया गया अर्हता, दूसरा दिया गया है वरीयमान या फिर अधिमानी अर्हता। 2 प्रकार की अर्हताओं की चर्चा की गई। तो एक है मेन, जो इसमें दिया गया है मेन अर्हता है। दूसरी जो क्या है कि प्राथमिक, इसको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी जिसको कहा जाता है। ये अगर आपके पास योग्यता रहती है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो क्या है, योग्यताओं को लेकर भी 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन सी योग्यता है? अगर आप हिंदी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी में एमए
तथा संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए। पहली कंडीशन कि अगर आप हिंदी विषय से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एमए तो होना चाहिए, साथ में संस्कृत में आपका बीए भी होना चाहिए। अगर आपका संस्कृत के साथ बीए नहीं है तो शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, जो कि अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के नाम से जाना जाता है, यहाँ से कोई कोर्स आप किए हों, डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट कुछ किए हों तो भी काम चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दो तरीके की अर्हताएं यहाँ पर दी गई है। हिंदी के साथ संस्कृत बीए तक होना चाहिए, नहीं है तो अलग से आप इसका कोर्स किए होंगे और कोर्स इंडिकेट किया गया कि कहाँ से किए होंगे। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से किए रहेंगे तभी ये मान्य होगा, वरना आप इग्नू से किए हैं, राजर्षि टंडन से किए हैं तो उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। अर्हता नंबर 1 की जो मैं बात कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा कि हिंदी के साथ एमए बीए में संस्कृत होना चाहिए, नहीं है तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आपके पास संस्कृत की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट के तौर पर। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान के तहत एक खास प्रावधान दिया गया कि 16 मार्च 1979 के अनुसार 5 अप्रैल 1975 के पूर्व अगर कोई हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रखते हों तो इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय में बीए होना आवश्यक नहीं है। तो ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि न्यू कमर्स नए बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है, ये एकदम से जो पुराने लोग हैं वो उनके लिए प्रावधान बनाया गया है ताकि उनको दिक्कत ना हो। अगर प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो संस्कृत की वजह से वो ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म को न भर पाए, ठीक है। तो उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया कि अगर 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं में उन्होंने अध्ययन किया है, अध्यापन हेतु विनिमय और नियुक्ति के लिए निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यताएं रख रहे हैं तो इंटरमीडिएट में वे प्रवक्ता के अगर प्रोन्नति की बात आएगी तो संस्कृत विषय अनिवार्य नहीं होगी। तो ये खास प्रावधान है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। तो जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप हिंदी से एमए हैं और साथ ही संस्कृत से भी एमए है तो आपको नहीं जरूरी है कि बीए में संस्कृत विषय हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपने बीए में लिया है हिंदी इतिहास और भूगोल, बाद में आपका मन हो गया कि मैं संस्कृत से एमए करना चाहता हूं, आपका संस्कृत में इंटरेस्ट जग गया, ठीक है। तो अब आप चाह रहे हैं कि हम हिंदी में प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके अनुसार यहाँ पर है कि हिंदी में एमए के साथ अगर संस्कृत विषय में एमए है तो आपको बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता नहीं, उससे मुक्ति रखी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन अर्हता की बात। अब जो अधिमानी अर्हता या वरीयमान अर्हता उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, पीएचडी है, खेल कूद की स्तर की प्रतियोगिता है राज्य स्तर पर और उसका प्रमाण पत्र है तो फिर आपको वरीयता दी जाएगी। जो उसमें 25 अंक निर्धारित किए गए हैं वही इसमें क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि पीजीटी में बीएड मांग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, एमएड मांग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। ये विशेष योग्यताओं के अंतर्गत शामिल किया गया। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत सारी जानकारी हो गई होगी कि फॉर्म कब से अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी विषय में कुल कितने पद हैं, हिंदी विषय से अगर परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा का जो पैटर्न है, लिखित परीक्षा है, इंटरव्यू है और इसके बाद जो भी विशेष योग्यता है उसका आपको फायदा मिल सकता है। इसके बाद कितने अंकों का प्रश्न होगा, 425 अंकों का की परीक्षा होगी, 125 अंक होंगे, 125 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का, ठीक है। और इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो भी मेरिट बनेगी सिलेक्शन की वो आपके लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। इंटरव्यू के लिए जो मेरिट बनेगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी। तो ये सब जानकारी हो गई होगी। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में मैंने बताया कि 2 तरीके की अर्हता दी गई है, अर्हता और वरीयमान अधिमानी अर्हता। और मुख्य अर्हता में 3 चीजें बताई गई कि भाई अगर आप हिंदी से एमए किए हैं तो बीए में आपके संस्कृत
विषय होने चाहिए। अगर नहीं है तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से कोई प्रमाण पत्र आपके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप सभी के लिए तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हिंदी से आपने एमए कर लिया तो अगर आप उसी समय संस्कृत के साथ भी एमए कर लिए, आपके पास दोनों एमए की डिग्री है, तो फिर बीए में कोई जरूरी नहीं कि संस्कृत आपका हो। ठीक है, तो मोटे तौर पर अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से हमने यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कराई है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, वैसे ही यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों की परीक्षाओं की तैयारी हम अच्छे से करेंगे। और इससे पहले भी जो भी एग्जाम्स हुए थे उनको ध्यान में रखते हुए हमने कई प्रैक्टिस सेट और परीक्षा की तैयारी कैसे करें उस पर वीडियो लेक्चर बनाया है। अपने टेलीग्राम चैनल में हमने उसको शेयर भी किया था। तो आप लोग अभी फॉर्म अप्लाई कीजिए और इस परीक्षा के प्रति अपना अभी मन बनाइए। उस मन को बनाने के लिए जो हमारी पुरानी वीडियोज लेक्चर है जिसमें कि हमने यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कवर किया है सिलेबस के अनुसार। ठीक है, इसके बाद व्याकरण के पोर्शन को कवर किया है और संस्कृत विषय जो है उसको भी कवर किया है। तो इन तीनों को जाकर जरूर देखिए, फिर नए सिरे से हम इस पे जल्दी कुछ वीडियोज लेकर आएंगे जिससे कि आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो उम्मीद है कि अब मेरी सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर और यूपी पीजीटी के फॉर्म से संबंधित जो भी जानकारी थी आप सभी को कैसी लगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।